दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। तभी शीला का गला रुंध गया और उसने कहा, ठीक है बॉस, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी तनख्वाह कम कर दीजिए। मुझे 6,000 रुपये प्रति माह से कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? दोबारा ऐसी बातें मत करना, समझे? रणवीर उस समय नाराज हो गया। उसने मेज जोर से पटकी और खड़ा हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि पैसे ज्यादा हैं तो तनख्वाह मिलने के बाद मुझे दे देना। अगर तुम अभी ऐसा कह रहे हो तो क्या तुम मेरी कमाई का जरिया बंद नहीं कर रहे हो? ये कहकर रणवीर ने बस हाथ हिलाया और ऑफिस से बाहर चला गया। तनख्वाह में कटौती के विचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसे बेहद गुस्से का नाटक करना पड़ा। उफ, बॉस बहुत नाराज लग रहे हैं। शीला, तनख्वाह कम करने का विचार छोड़ दो। चूंकि बॉस उस समय तुम्हें इतना ज्यादा वेतन देने को तैयार थे तो उन्होंने तुम्हारी काबिलियत पहचान ली होगी। अब हम दोनों को सोचना चाहिए कि बॉस की बिक्री बढ़ाने में कैसे मदद करें। लेकिन यहाँ बॉस से तनख्वाह कम करने का जिक्र करने का मतलब क्या यह नहीं है कि मुझे बॉस की सोच पर शक है। मुझे लगता है कि बॉस पुरुषवादी हैं, वरना उन्हें इतना गुस्सा नहीं आता। आगे से इस बात का जिक्र मत करना, चलो बिक्री बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नीलिमा ने शीला के कंधे पर थपथपाया और बेबसी से कहा, डॉट 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 डॉट। रणवीर फिर कपड़ों की दुकान के बाथरूम में गया, शौचालय जाने की इच्छा से, और पाया कि बाथरूम किताबों से भरा पड़ा था, जिनमें एक बेहतरीन सेल्समैन कैसे बने और सेल्फ साइकोलॉजी जैसी किताबें शामिल थीं। सभी किताबें एक जैसी विषय वस्तु वाली थीं, कम से कम 20 या 30। शौचालय का उपयोग करने के बाद रणवीर को पानी पीने की इच्छा हुई, इसलिए वह कर्मचारी लाउंज की ओर चला गया, लेकिन उसने देखा कि लाउंज भी ऐसी ही किताबों से भरा हुआ था। रणवीर ने फिर कुछ किताबें उठाईं और वापस कार्यालय की ओर चल दिया। कार्यालय में प्रवेश करते ही रणवीर ने लापरवाही से किताब मेज पर फेंक दी। ये किताबें किसकी हैं? ये पूरे शौचालय और लाउंज में क्यों ढेर लगी हैं? नीलिमा और बाकी दोनों तुरंत घबरा गए। बॉस ने तुम्हें काम पर रखा था, लेकिन तुम इतनी सारी किताबें लाए हो। क्या उसने तुम्हें किताबें पढ़ने के लिए रखा है? दोनों ने ऐसा ही सोचा। ये देखकर कि कोई भी नहीं बोला, रणवीर ने फिर पूछा कि किताब कौन लाया है। नीलिमा और दूसरे व्यक्ति ने चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर दिए। तुम दोनों ये किताबें इसलिए लाए हो ताकि शौचालय जाते समय या आराम करते समय इन्हें पढ़ सको, है ना? रणवीर ने संदेह से पूछा। बॉस, चिंता मत करो, मैं इन किताबों से बाद में निपट लूंगा और मैं फिर कभी काम के घंटों के दौरान किताबें नहीं पढ़ूंगा। नीलिमा ने तुरंत आगे बढ़कर गारंटी दी। लेकिन अचानक रणवीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, इसे इनाम मिलना ही चाहिए। दोनों एक साथ दंग रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस उन्हें फिर से पैसों के लिए ब्लैकमेल करने वाला हो? उन्हें क्या करना चाहिए? सिस्टम, देखो ये कर्मचारी कितना अच्छा है। जब वह शौचालय में होता है या आराम कर रहा होता है तब भी वह किताबें पढ़ता है और बिक्री के बारे में सीखता है। ऐसा बहुत कम होता है। इस तरह के व्यवहार को इनाम मिलना ही चाहिए। रणवीर ने सिस्टम से चुपचाप कहा, दीदी, मेज़बान का अनुरोध वाजिब है, कृपया राशि बताएं। कुछ भी हो, आपको कम से कम मुझे इनाम के तौर पर $1,000 तो देने ही चाहिए। दीदी, मेज़बान की कीमत बहुत ज़्यादा है, कृपया कीमत बदल दीजिए। 500। डिंग दी, मेज़बान ने बहुत ज़्यादा कीमत ले ली है। 200 ठीक रहेंगे, रणवीर ने बेबसी से कहा। डिंग दी, मेज़बान का अनुरोध वाजिब है और इसे मंजूरी मिल गई है। रणवीर ने मन ही मन सोचा, अगर मैं उनके लिए ये किताबें खरीद दूं तो क्या होगा? क्या मुझे किताबों पर खर्च किए गए पैसे वापस मिल सकते हैं? जरूर। रणवीर ने फिर सिर उठाया, नीलिमा और बाकी दोनों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम दोनों को 200 रुपये का इनाम दूंगा। नीलिमा और बाकी लोग दंग रह गए। क्या बॉस वाकई उन्हें इनाम देने वाला था या वह सिर्फ व्यंग्य कर रहा था? आखिर एक बॉस अपने कर्मचारियों से काम के घंटों में दूसरे काम कैसे करवाना चाहेगा? रणवीर ने बिना समय गंवाए दोनों को 200 रुपये देने के बाद वह बिना कुछ कहे ऑफिस से चला गया। दोनों पूरी तरह से असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर का क्या मतलब है। रणवीर द्वारा उन्हें बार बार ढेर सारे पैसे देने के बाद दोनों रणवीर के असली इरादे बिल्कुल नहीं समझ पाए। डिंग डोंग, एक टेक्स्ट संदेश अलर्ट की ध्वनि के साथ रणवीर के बैंक कार्ड पर भी सिस्टम द्वारा भेजी गई छूट प्राप्त हुई। रणवीर ने अपना मोबाइल निकाला और उसे देखा। वह बेहद खुश था और उसे लगा कि पैसा कमाना बहुत आसान है। उसे लगा कि स्कूल से निकाला जाना बिल्कुल सही था। कॉलेज जाने का क्या मतलब था? क्या कॉलेज जाने का मकसद कोई शानदार डिग्री हासिल करना नहीं है ताकि ग्रेजुएशन के बाद पैसा कमाया जा सके? लेकिन उसके पैसे कमाने का तरीका बहुत आसान है। वह सैकड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए कमाता है क्योंकि उसके कर्मचारी प्रेरित हैं। कॉलेज क्यों जाए?
फिर कपड़ों की दुकान ने 2 और कर्मचारियों को काम पर रखा और कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। हालांकि इन दोनों कर्मचारियों में कुछ खास खासियत नहीं थी, इसलिए हर व्यक्ति का वेतन सिर्फ 8,000 रुपये प्रति माह था। एक दिन रणवीर घर पर बोर होकर बैठा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने कंपनी में एक टीम बिल्डिंग इवेंट आयोजित करने के बारे में सोचा, जो वाकई एक अच्छा विचार था। तो मैंने जल्दी से सिस्टम को अपना विचार बताया। डिंग दी, मेज़बान का अनुरोध वाजिब है और सिस्टम के साथ विशिष्ट विवरणों पर चर्चा करने की ज़रूरत है। रणवीर ने फिर कल चारों लोगों के लिए एक टीम निर्माण गतिविधि आयोजित करने का फैसला किया, जिस पर शायद काफ़ी पैसा खर्च होगा। डिंग डिंग, सिस्टम मेज़बान को याद दिलाता है कि इसे केवल पूर्वी शहर में ही चलाया जा सकता है। अगर यह जियांगचेंग के दायरे से बाहर जाता है तो यह एक अवैध गतिविधि है। रणवीर इस प्रणाली से और भी ज़्यादा संतुष्ट हो गया। सिस्टम किसी भी समय उसके मन की बात जान सकता था, जिससे कुछ अवैध गतिविधियों से बचा जा सकता था। डोंगचेंग में खर्च करो। डोंगचेंग में कोई बड़ी खपत वाली जगह नहीं है। डोंगचेंग जियांगचेंग के पूर्वी हिस्से को दर्शाता है, लेकिन पूरे जियांगचेंग की तुलना में यह अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। रणवीर के पास अपने कमरे में वापस लौटने, कागज़ और कलम निकालने और पूरी टीम निर्माण प्रक्रिया और हर छोटी छोटी बात पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिस पर बहुत पैसा खर्च हो सकता था। डॉट 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 डॉट। लेकिन इसी समय रणवीर की कपड़ों की दुकान में चारों कर्मचारी फिर से इकट्ठा हो गए। नीलिमा, जल्दी बताओ, क्या तुम्हारे पास हमारी बिक्री बढ़ाने के लिए कोई अच्छा उपाय है? हालांकि हमारी बिक्री अच्छी चल रही है, फिर भी हम अपने बॉस का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बॉस हमारे साथ इतने अच्छे हैं कि हम उन्हें पैसे गंवाने नहीं दे सकते। और हम ये भी देख सकते हैं कि उन्हें बॉस बनना नहीं आता, न ही कर्मचारियों को मैनेज करना आता है। वह बहुत छोटे हैं और उन्हें लगता है कि हमें इनाम देकर हम उनकी दुकान चलाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें बॉस की मदद के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, वरना हमें बॉस और अपनी अंतरात्मा पर तरस आएगा। मुझे लगता है कि सिस्टर नीलिमा ने जो कहा वह सही है। मुझे लगता है कि बॉस बहुत लाचार हैं। वह बस अपनी लाचारी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई बहुत मार्मिक और लाचारी भरा है। शिला ने आगे कहा। सुमन नाम की एक नई कर्मचारी ने कहा, नीलिमा, क्यों न मैं स्टोर में लाइव प्रसारण शुरू करूं और कुछ प्रशंसकों को हमारे कपड़े खरीदने के लिए प्रोत्साहित करूं। अब इंटरनेट पर बड़े डेटा का ज़माना है और कुछ चीज़ें ऑनलाइन बेचना ज़्यादा आसान हो गया है। नीलिमा ने फिर सिर हिलाया और कहा, यह एक अच्छा विचार है। कोई बात नहीं, जब मैं एक कार मॉडल थी तो मेरी कई बॉस से जान पहचान थी। मैं उनकी कंपनियों से पूछूंगी कि क्या उन्हें काम के कपड़ों जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। इससे भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। शिला ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। लियू किंग नाम की एक और नई कर्मचारी ने कहा, मुझे लगता है कि हम अच्छे दिखने वाले और अच्छे फिगर वाले हैं। क्या हम कुछ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दरवाजे के बाहर कुछ छोटे छोटे उपहार रख सकते हैं और फिर उन्हें अंदर आकर कपड़े खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? यह एक उपाय लगता है, नीलिमा ने उत्साह से कहा। लियू किंग ने आगे कहा, मुझे लगता है कि सुमन के रूप और सिस्टर शीला के फिगर को देखते हुए, अगर वे दोनों दरवाजे पर खड़ी हो जाएं, तो वे निश्चित रूप से बहुत सारे घटिया पुरुषों को कपड़े खरीदने के लिए आकर्षित करेंगी। नीलिमा ने फिर सुमन और बाकी दोनों की तरफ देखा, क्या तुम दोनों तैयार हो? सुमन और शिला ने भी जल्दी से सिर हिला दिया। फिर वे उत्साहित हो गए और उनमें से कई जल्दी से कुछ बेल्ट लेकर सड़क पर आ गए और कुछ पुरुषों से कहा कि बेल्ट मुफ्त हैं, लेकिन अगर वे उन्हें लेना चाहते हैं तो उन्हें दुकान में जाकर देखना होगा। फिर वे उस व्यक्ति को दुकान में ले आए और दुकान में घुसने के बाद उन्होंने अपना बहाना बदल दिया, ये कहते हुए कि अगर आपको मुफ्त बेल्ट चाहिए तो आपको कपड़े खरीदने होंगे। कपड़े खरीदने पर बेल्ट मुफ्त मिलती है, लेकिन असल में उन्होंने बेल्ट की कीमत कपड़ों में जोड़ दी थी। हालांकि यह आम बात है, कुछ खूबसूरत महिलाओं की हरकतों के बाद कई पुरुषों ने खरीदारी करने का फैसला किया। सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के बाद आप संपर्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ देर के लिए रणवीर की कपड़ों की दुकान लोगों से खचाखच भरी रही। हालांकि आसपास की दुकानों में ग्राहक बहुत कम थे। आखिरकार सभी ग्राहकों को शिला और उसकी सहेलियां ले गई थीं। जब दूसरे दुकानों के मालिकों ने ये स्थिति देखी तो वे हैरान रह गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन वे दूसरों को ऐसा करने से नहीं रोक सकते थे। आखिरकार ये गैरकानूनी नहीं था, इसलिए आखिरकार उन्हें अपने कर्मचारियों से शुरुआत करनी पड़ी और उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहना पड़ा। लेकिन 2,500 रुपये के मासिक वेतन और बिना खाने पीने या रहने की सुविधा के कौन आपके लिए काम करने को तैयार होगा? इसलिए हालांकि बाकी दुकान के सहायक मालिक के निर्देशों का पालन करते हुए सड़क पर आ गए, लेकिन वे सभी बेजान थे और उनमें शिला और बाकी लोगों जैसा उत्साह बिल्कुल नहीं था। आखिरकार शिला और उसके दोस्तों ने सभी राहगीरों को दुकान में खींच लिया और कुछ देर के लिए व्यापार फल फूल रहा था। ठीक इसी समय एक और व्यक्ति साक्षात्कार के लिए आया। नीलिमा उसे कार्यालय में ले गया और उसका बायोडेटा उठाकर पढ़ने लगा।
क्या तुम इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाए हो, फरहान? नहीं, मैं तो बस अपने स्कूल में प्रथम आया हूँ। दूसरे स्कूलों में भी मुझसे ज़्यादा अंक पाने वाले लोग हैं, फरहान ने समझाया। नीलिमा ने फिर उत्सुकता से पूछा, क्या तुम यहाँ अंशकालिक नौकरी की तलाश में हो? नहीं, मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैंने पिछले साल एक कक्षा दोबारा पढ़ी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे परिवार के साथ कुछ हो जाएगा। अब हमारी पारिवारिक स्थिति मुझे विदेश में पढ़ाई करने में मदद नहीं कर सकती, फरहान ने समझाना जारी रखा। नीलिमा ने उलझन में परिवार की स्थिति के बारे में पूछा। मेरे माता पिता पिछले साल एक कार दुर्घटना में घायल हो गए थे और अब बिस्तर पर पड़े पड़े लकवाग्रस्त हैं। घर पर मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी देखभाल ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले अपने भाइयों की परवरिश के लिए डोंगचेंग में नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। मेरे माता पिता के रोज़मर्रा के जीवन में भी देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता, झाओ फेयान ने बेबसी से कहा। ये तो बहुत अफसोस की बात है। स्को बहुत ज़्यादा है, नीलिमा ने अफसोस से कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, झाओ फेयान ने हाथ फैलाकर कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपने परिवार को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। नीलिमा ने कुछ और नहीं कहा और फिर पूछा, ये तुम्हारी पहली नौकरी है, क्या तुम्हारी कोई तनख्वाह की ज़रूरत है? कम से कम 3,500 रुपये चाहिए, वरना मैं अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाऊंगा, झाओ फेयान ने आगे कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे बॉस को तुम्हारी स्थिति के बारे में बता दूंगा। वह तुमसे बात करेंगे कि क्या तुम्हें दाखिला मिल सकता है और तनख्वाह का क्या होगा, नीलिमा ने आगे कहा। इस बार उसने वेतन के मुद्दे पर बात नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह वेतन तय भी कर दे तो भी रणवीर आने पर वेतन बढ़ाने के तरीके खोज ही लेगा। इसके अलावा नीलिमा कुछ खास लोगों को छांट लेता था। उसे डर था कि अगर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हुआ तो रणवीर उसे बहुत ज़्यादा वेतन दे देगा। रणवीर पर विचार करने का यह एक वैकल्पिक तरीका हो सकता था। फिर इसी समय 2 और लोग नौकरी के लिए आवेदन करने आए। एक का नाम जियाजी और दूसरे का नाम झांग शियू है। नीलिमा ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्या आप पहले अपना परिचय दे सकते हैं? मैं एक अकाउंटेंट हूँ। मैंने हाई स्कूल से स्नातक किया है और कुछ समय तक एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम किया है, प्रिया ने कहा। मैं विदेश से लौटी हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी में अकाउंटिंग मैनेजमेंट का काम करती थी। मेरे पास काफ़ी अनुभव है। चाहे किसी भी तरह के अकाउंट हो, मैं उन्हें आसानी से संभाल सकती हूँ। मेरी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं। 8,000 रुपये प्रति माह काफ़ी है, झांग शियाओ ने गर्व से कहा। जब नीलिमा ने देखा कि झांग शियाओ इतनी बेहतरीन है तो उसने कहा, मुझे माफ़ करना, हम तो बस एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है और हमारी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे आपका समय बर्बाद करने के लिए माफ़ करना। नीलिमा ने इस बेहतरीन अकाउंटेंट को सीधे मना कर दिया। उसे नहीं पता था कि अगर रणवीर को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। अब सिर्फ प्रिया और झाओ फेयान ही बचे हैं। फिर रणवीर को इंटरव्यू के लिए आने का आदेश दिया गया। इस समय रणवीर घर पर टीम निर्माण के बारे में सिस्टम से मोलभाव कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक नीलिमा का एक संदेश मिला, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक कर लिया। आखिरकार कर्मचारियों का वेतन एक दीर्घकालिक आय है और टीम निर्माण केवल एक बार की बात है, इसलिए हमें टीम निर्माण के मामले को फिलहाल टालना होगा। रणवीर ने अपना सामान पैक करने के बाद तुरंत कपड़ों की दुकान की ओर दौड़ लगाए। फरहान और वह व्यक्ति भी घबराहट और बेचैनी में अपने बॉस रणवीर का इंतजार कर रहे थे। तभी रणवीर अंदर आए और जब उन्होंने फरहान को देखा तो उन्होंने तुरंत आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? जब फरहान ने ऊपर देखा तो वह भी चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुकान का मालिक उनका पुराना डेस्कमेट है। रणवीर और फरहान हाई स्कूल में डेस्कमेट थे, लेकिन बाद में रणवीर कॉलेज चले गए जबकि फरहान ने अपना सीनियर वर्ष दोहराने का फैसला किया। झाओ फेयान भी हैरान थी। उसने भी सुना था कि रणवीर को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है, लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पाई थी। उसे यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या ये दुकान तुम्हारी है? झाओ फेयान ने पूछा। रणवीर ने सिर हिलाया, लेकिन वह मन ही मन थोड़ा दुखी था, क्योंकि उसे एक नज़र में ही पता चल गया था कि नीलिमा ने उसकी ज़रूरतों के हिसाब से चयन नहीं किया था। वरना झाओ फेयान जैसा कोई जिसने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है यहाँ कैसे आ सकता है? एक ही संभावना है, नीलिमा अपने लिए पैसे बचा रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जिन लोगों को भर्ती करेंगे वे सभी ऐसे ही होंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। लेकिन जो व्यक्ति आया था वह उसकी पुरानी डेस्कमेट निकली और वह उससे यूं ही बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता था। अगर कोई और होता जिसने अभी अभी हाई स्कूल पास किया है तो रणवीर शायद उसे बाहर जाने के लिए कह देता। क्या इस साल दोबारा ग्रेड देने पर तुम्हें 700 से ज़्यादा अंक नहीं मिले थे? अब तुम नौकरी क्यों ढूंढ रही हो? रणवीर बैठ गया और फरहान को असमंजस से देखने लगा। फरहान ने फिर रणवीर को अपने परिवार में आए बदलावों के बारे में बताया। रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब वह पहले फरहान के साथ डेस्कमेट था, हालांकि उसे फरहान की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वह देख सकता था कि वह अभी भी गुजारा कर पा रही थी।
अब ऐसा बदलाव सचमुच हो गया था। रणवीर ने फिर प्रिया का बायोडेटा उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। जितना वह पढ़ता गया उसकी भौहें उतनी ही सिकुड़ती गईं। फिर उसने कहा, मुझे माफ़ करना, तुम्हारा बायोडेटा बहुत साधारण है। यहाँ लोगों की भर्ती के लिए न्यूनतम मानक यह है कि वे अंतर्राष्ट्रीय छात्र हों। मुझे सच में माफ़ करना, तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो, है ना? प्रिया ने दुखी होकर कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नज़र से देखता हूँ। बात बस इतनी है कि मेरे भर्ती विज्ञापन में साफ लिखा है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए न्यूनतम डिग्री चाहिए और तुम सचमुच मेरे मानकों पर खरे नहीं उतरते। रणवीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, दूसरों को ठुकराना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन अपने भविष्य के लिए रणवीर के पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने शुरू में तुम्हारे साथ एक आम इंसान की तरह काम करने की योजना बनाई थी और मैं तुम्हारे कुछ पैसे बचाना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कृतघ्न हो जाओगे, प्रिया ने आगे कहा और फिर अपना स्नातक प्रमाण पत्र मेज़ पर पटक दिया। और अगर तुम्हें मेरी असली शिक्षा का पता होता तो तुम मुझे 7,000 या 8,000 रुपये भी देते तो भी तुम मुझे नौकरी पर नहीं रख पाते। 4,000 रुपये की तो बात ही छोड़ो। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुमने मेरे जैसी प्रतिभा को गंवा दिया। ये सुनकर रणवीर की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने प्रिया द्वारा मेज़ पर रखा स्नातक प्रमाण पत्र उठाया और उसे देखकर दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की वास्तव में MIT से स्नातक है और पोस्ट डॉक्टर फेलो है। प्रिया ने रणवीर के हाव भाव देखे और गर्व से कहा, अब तुम्हें पता चल गया है ना? अगर तुम अभी 4,000 रुपये भी निकाल लो तो भी तुम मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सकते। मैं शुरू में एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक छोटी सी दुकान में काम करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अज्ञानी होगे। रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कोई अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता छिपाकर किसी कार्यस्थल पर नौकरी कैसे कर सकता है? और इतनी उच्च शैक्षणिक योग्यता के साथ वह असल में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में नौकरी कैसे करेगा? इसके पीछे ज़रूर कोई कहानी होगी। रणवीर की आंखें भी वैसी ही चमक उठीं। तुम्हें स्वीकार कर लिया गया है। अब वेतन के मुद्दे पर बात करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हो तो मुझे तुरंत बताओ। कुछ भी मत छोड़ना, अभी बताओ। प्रिया, जो पहले आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, रणवीर की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। हालांकि जब उसने सोचा कि रणवीर ने अभी अभी उसे कैसे नीचा दिखाया था, हालांकि अब उसका रवैया बहुत अच्छा था, फिर भी वह बहुत गुस्से में था और बोलता रहा। मेरा पिछला वेतन $1,00,000 प्रति माह था, जो अब $1.20 मिलियन प्रति वर्ष है। अब मुझे 60,000 RMB चाहिए, क्या ये ठीक है? रणवीर बहुत उत्साहित था और खुशी से बोला, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकाने का कोई कारण बताना होगा। प्रिया ने धीरे से कहा, मैं एक फॉर्च्यून 300 कंपनी में अकाउंटेंट और एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में वित्तीय प्रबंधक था। और जब मैं MIT में पढ़ रहा था तो मैंने मौखिक अंकगणित प्रतियोगिता भी जीती थी। क्या ये 60,000 रुपये के हैं? रणवीर की आंखें चमक उठीं और उसने पूछना जारी रखा, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना? बिल्कुल, मेरी अंग्रेजी 10वीं स्तर की है, इसलिए रिपोर्ट या उपन्यास लिखना कोई समस्या नहीं है। प्रिया ने आगे कहा, मुझे बस डर है कि तुम इसे वहन नहीं कर सकते। फिर रणवीर चुप हो गया, लेकिन वह चुप नहीं था बल्कि व्यवस्था से बातचीत कर रहा था। शुरुआत में वह प्रिया को 10 लाख रुपए मासिक वेतन देना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि सिस्टम ने कहा कि उसकी दुकान इतनी छोटी है कि वह इतना ऊंचा वेतन नहीं दे सकती। वर्तमान में कपड़ों की दुकान के क्लर्कों को दिया जाने वाला अधिकतम वेतन केवल 30,000 रुपये है। ये सीमा तभी बदलेगी जब आप किसी ज्यादा शक्तिशाली कंपनी के बॉस बन जाएंगे। लेकिन रणवीर ने कहा, प्रिया अलग है। बाकी चीज़ों के अलावा वह एक दुकान सहायक और मेरी वित्तीय सहायक भी है। ये 2 काम हैं, तो 1 लाख रुपये तो स्वीकार्य ही होगा, है ना? दीदी, मेज़बान का अनुरोध अनुचित है। 60,000 में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? डिंग दी, मेज़बान का अनुरोध उचित है और इसे मंजूरी मिल गई है। इसलिए रणवीर ने प्रिया को 60,000 रुपये का मूल वेतन देने की पेशकश की और यही अंततः सिस्टम द्वारा दी गई ऊपरी सीमा भी थी। अगर रणवीर भविष्य में अपना वेतन नहीं बढ़ाता तो वह प्रिया का वेतन नहीं बढ़ा पाएगा। प्रिया ने रणवीर को तिरस्कार से देखा। वह बस एक छोटी सी दुकान पर जाकर कुछ काम करना चाहती थी और थोड़ी देर आराम करना चाहती थी क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा बॉस उसे नीची नज़रों से देखेगा। और अब तो सब यही सोचते हैं। नीलिमा भी रणवीर को देख रही थी। वह हमेशा सोचती थी कि रणवीर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर की भी कोई ऊपरी सीमा होगी। फरहान ने कभी रणवीर से यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा झटका लगेगा। ये बहुत शर्मनाक है, ये देखकर कि रणवीर ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रिया और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने दस्तावेज वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रणवीर ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो,
प्रिया ने उसका हाथ वापस खींचने की बहुत कोशिश की। रणवीर मुस्कुराया और बोला, 60,000 मूल वेतन और कमीशन, चलो तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन तुम्हें मेरा व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन अंशकालिक रूप से करना होगा। प्रिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसका हाथ, जिसे वह वापस खींचना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में इतनी ऊंची तनख्वाह मिलेगी। तुम्हें पता है, जब वह पहली बार यहाँ आई थी तो उसकी उम्मीद सिर्फ 4,000 रुपये थी। नीलिमा, जो दूसरी तरफ खड़ी थी, भी स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि रणवीर ने शायद कुछ गलतफहमी की है। वह सोचता था कि महंगी चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन ये कर्मचारियों को काम पर रखना है, चीज़ें खरीदना नहीं। अगर यह चीज़ें खरीदना होता तो यह नज़रिया फिर भी अच्छा था, लेकिन इस मामले में यह अलग था। यह एक बहुत ही भोला विचार था। कर्मचारियों की भर्ती करते समय मुख्य विचार उपयुक्तता होना चाहिए, न कि जितना महंगा उतना अच्छा। हालांकि नीलिमा जानती थी कि रणवीर उसकी बात नहीं मानेगा, फिर भी उसे याद दिलाना पड़ा। आखिरकार कपड़ों की दुकान 60,000 रुपये महीना नहीं कमा सकती। अगर उन्होंने 60,000 रुपये कमाने वाले किसी व्यक्ति को काम पर रखा तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? बॉस, ये 60,000 रुपये है, कृपया इस पर ध्यान से विचार करें। नीलिमा ने कमजोरी से कहा। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि नीलिमा को कैसे समझाए, इसलिए उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, मेरी अपनी योजनाएं हैं और मुझे लगता है कि मिस जिया इस कीमत के लायक हैं। और वह मेरी निजी गृहिणी भी रहेंगी। नीलिमा को इस पल थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि रणवीर सिर्फ एक निजी वित्तीय प्रबंधक को नियुक्त करने के लिए 60,000 रुपये खर्च करना चाहता था। क्या ये थोड़ा ज़्यादा तर्कहीन नहीं था? रणवीर ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अनुबंध निकाला और उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर उसने उसे प्रिया को सौंप दिया। मिस जिया, अगर कोई समस्या नहीं है तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। प्रिया अपने सामने रखे अनुबंध को भावशून्य दृष्टि से देखता रहा। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी छोटी सी कपड़ों की दुकान ने उसे नियुक्त करने के लिए 60,000 रुपये खर्च कर दिए। दूसरी तरफ रणवीर उसे बेचैनी से मना रहा था। प्रिया के पास अनुबंध की सामग्री पर एक नज़र डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। अपने हस्ताक्षर करने के बाद दूसरी तरफ नीलिमा के पैर कमज़ोर पड़ गए और वह लगभग ज़मीन पर गिर पड़ी। उसे लगा कि ये दुकान पूरी तरह से बेकार है। रणवीर ने अनुबंध एक तरफ रख दिया, फिर प्रिया की ओर देखा और पूछा, मुझे थोड़ी जिज्ञासा हो रही है। तुम एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करते थे तो अचानक मेरी छोटी सी दुकान में काम करने क्यों आ गए? वह फॉर्च्यून 500 कंपनी दिवालिया हो गई और मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैंने आराम करने के लिए एक छोटी सी दुकान ढूंढने का सोचा। प्रिया ने समझाया। ठीक है, तो फिर तुम निश्चिंत होकर मेरे लिए काम करना जारी रख सकते हो। चिंता मत करो, तुम्हारी तनख्वाह और भी बढ़ती जाएगी, रणवीर ने सावधानी से कहा। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि इस ग्रीष्म संक्रांति पर मुझे हर महीने 60,000 रुपये की छूट मिल सकती है और सिस्टम के दोबारा अपग्रेड होने के बाद यह 120,000 रुपये हो जाएगी। ये सचमुच मेरा भाग्यशाली सितारा है, मुझे इसे पकड़ना ही होगा। रणवीर ने फिर प्रिया की ओर देखा और धीरे से कहा, अब से इस स्टोर और मेरे निजी संपत्ति प्रबंधक के वित्त की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हें व्यस्त होने पर आने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास करने को कुछ न हो तो तुम बस आकर घूम सकती हो। बस हर महीने अपनी तनख्वाह का हिसाब लगाओ। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुलाकात किसी अमीर आदमी से हुई हो, और वो भी ऐसे अमीर आदमी से जो बेतहाशा खर्च करता है। रणवीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फरहान की तरफ देखने लगा। हम पुराने दोस्त हैं, हमें तुम्हें रखना ही होगा। तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए और क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का कोई तरीका है? मुझे उम्मीद है कि 3,500 रुपये काफ़ी होंगे, लेकिन क्या लगता है मेरे पास कोई अतिरिक्त अंक नहीं है? झाओ फेयान ने अविश्वास से कहा। ये सुनकर रणवीर के माथे पर बल पड़ गए। 3,500 रुपये? क्या ये कोटे की बर्बादी नहीं है? अगर वह कोई अनजान व्यक्ति होता तो उसे बहुत पहले ही निकाल दिया गया होता। हालांकि दूसरा पक्ष उसका पुराना सहपाठी है और अब जब उसके परिवार में इतना बदलाव आ गया है तो वह इतना निर्दयी नहीं है और उसे छोड़कर इतना निर्दयी भी नहीं होगा। रणवीर ने एक पल सोचा, झाओ फेयान की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले? तुम सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले थे। तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से 1,000 रुपये और मिलने चाहिए। और तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई खास हुनर क्यों नहीं है? प्रिया, जिसने अभी अभी काम शुरू किया था, दंग रह गई। उसने कई बॉस देखे थे, यहाँ तक कि अमीरों की सूची में भी, लेकिन ऐसा बॉस उसे कभी नहीं मिला था। ऐसा इंसान दिवालिया कैसे नहीं हो सकता जब तक कि उसके परिवार के पास ढेर सारा सोना चांदी ना हो? नहीं नहीं, आपको हमारे रिश्ते पर विचार करने और मुझे वेतन वृद्धि देने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तुम्हें इस वजह से पैसे गंवाने नहीं दूंगा। झाओ फेयान ने जल्दी से हाथ हिलाया और भावुक होकर कहा। उसे लगा कि रणवीर उनके रिश्ते की वजह से उसे वेतन वृद्धि देने पर जोर दे रहा है। हालांकि रणवीर फिर चुप हो गया, लेकिन असल में वह व्यवस्था से मोलभाव कर रहा था। अंतिम कीमत 4,500 रुपये प्रति माह तय की गई और यह झाओ फेयान की शीर्ष विद्वान होने की स्थिति पर आधारित थी। रणवीर का मतलब था कि इतनी अच्छी पढ़ाई करने के लिए उसमें कुछ उत्कृष्ट गुण होने चाहिए और उसकी सीखने की क्षमता किसी और से बेहतर होनी चाहिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे आखिरकार 4,500 रुपये मिल गए। रणवीर भी बहुत दुखी था। ये कीमत उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। वह महीने में सिर्फ 4,500 रुपये ही कमा पाता था। रणवीर ने फिर फरहान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और वापस जाने ही वाला था। लेकिन जैसे ही वह जाने ही वाला था, प्रिया ने उसे रोक लिया। प्रिया ने रणवीर को गंभीरता से देखा और कहा, चूंकि तुम मुझे अपना निजी सहायक बनाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारी बचत कितनी है ना? रणवीर ने सोचा और फिर कहा, बचत के हिसाब से मेरे पास अभी भी 3,50,000 रुपये होने चाहिए। रणवीर को बस हिसाब किताब में मदद के लिए किसी की ज़रूरत थी। प्रिया इस बार पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और अविश्वास से पूछा, तुम्हारे पास बचत में सिर्फ 3 लाख रुपये से ज़्यादा है और तुमने एक वित्तीय प्रबंधक को नियुक्त करने में 60,000 रुपये खर्च कर दिए। क्या तुम मानसिक रूप से बीमार हो? कोई दिक्कत है क्या? वैसे अनुबंध में लिखा है कि आप 3 साल के अंदर अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते। रणवीर ने गंभीरता से कहा। प्रिया बिल्कुल अवाक रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर सचमुच इस बात से डर रही होगी कि वह अनुबंध समाप्त कर देगी। वह सचमुच अवाक रह गई। प्रिया ने एक पल सोचा और बेबसी से बोली, लगता है तुम छठी कंपनी हो जिसे मैंने दिवालिया कर दिया है। नहीं, ये तो एक छोटी सी दुकान है। हे भगवान, क्या तुम वित्तीय क्षेत्र की ब्लैक विडो हो? रणवीर मुस्कुराया और मजाक किया। जब प्रिया ने रणवीर की बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर धुंधली पड़ गईं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट के बड़े अधिकारियों ने उससे यही कहा था और वह कुल 5 कंपनियों की प्रभारी रही है और वे सभी बिना किसी अपवाद के दिवालिया हो गईं। इसीलिए मैं अब विदेश में नहीं रह सकता था, इसलिए मैं चीन लौट आया और आराम करने के लिए एक छोटी सी दुकान ढूंढना चाहता था। लेकिन उन कंपनियों के दिवालिया होने का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ वित्तीय मामलों की प्रभारी थी और कुछ बड़े फैसलों पर निर्णय लेने की उसकी कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन उसकी व्यावसायिकता बिल्कुल मजबूत है और चाहे कोई भी खाता हो उसके लिए यह आसान है। ये देखकर कि प्रिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, रणवीर बस अजीब तरह से मुस्कुराया। कड़ी मेहनत करती रहो मिस जिया। दरअसल प्रिया दिखने में अच्छा है और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। वह इस साल सिर्फ 25 साल का है। उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। उसे 16 साल की उम्र में एक अपवाद के तौर पर MIT में दाखिला मिल गया था। लेकिन स्नातक होने के बाद किसी कारण से उसे काम में लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ा। वह हर बार संकट देख सकती थी, लेकिन कोई भी बॉस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रणवीर के जाने के बाद प्रिया धीरे धीरे कपड़ों की दुकान पर लौटी, सभी दुकान सहायकों का अभिवादन किया और उनसे परिचित हुई। फिर मैंने दुकान का लेखा जोखा संभाला और इस दौरान खर्च और आय का हिसाब किताब देखा। दरअसल इस तरह का काम पहले नीलिमा करता था। सच कहूं तो ये काम बॉस रणवीर का होना चाहिए था। लेकिन रणवीर को दुकान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने दुकान के हिसाब किताब का कभी ध्यान नहीं रखा। शीजी ने जल्दी जल्दी नोटबुक पर संख्याओं की एक श्रृंखला गिन ली। प्रिया की हरकतें देखकर बाकी सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि प्रिया हमेशा दिमागी गणित ही करती थी और कभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करती थी। तुम्हें पता है, नीलिमा पहले कैलकुलेटर से भी हिसाब किताब करते समय अक्सर गलतियां कर देती थी। ऐसे बुनियादी कौशल वाकई कमाल के हैं। वह 60,000 प्रति माह वेतन पाने के लायक है। दरअसल नीलिमा और बाकी लोगों को प्रिया की कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था। आखिरकार वह एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में वित्तीय प्रबंधक के तौर पर काम कर चुका था और दुनिया के गिने चुने प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। प्रिया ने हिसाब किताब पूरा किया और नीलिमा की तरफ देखा। मैनेजर, अगर यही चलता रहा तो मेरा अंदाज़ा है कि 2 महीने से भी कम समय में बॉस दिवालिया हो जाएगा। मुझे भी पता है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास कोई अच्छा आइडिया है। आखिरकार आपने दुनिया देखी है। फिर सबने उम्मीद भरी नज़रों से प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने फिर इधर उधर देखा और कहा, चलो बॉस से कहते हैं कि इस दुकान की सजावट बदल दें और उसकी जगह एक अच्छा सा बोर्ड लगा दें। ज़्यादा ध्यान खींचने वाला बोर्ड होना बेहतर है। ये बोर्ड बहुत पुराना है, यह अच्छा नहीं लग रहा। चलो सब लोग आओ और नूडल्स खाओ। तभी रणवीर हाथ में 4 सर्विंग ठंडे नूडल्स लिए बाहर से अंदर आया। हुआ यूं कि रणवीर को लौटे हुए एक आटा बेचने वाला दिखाई दिया और फिर उसने सिस्टम से झटपट मोलभाव किया कि क्या वह कर्मचारियों के लिए कुछ आटा खरीद सकता है। अप्रत्याशित रूप से सिस्टम मान गया। फिर रणवीर ने 6 रिबेट चुरा लिए।
अब उसे सिस्टम को वर्जन 0.3 में अपग्रेड करने से पहले बस आखिरी 6 रिबेट चुकाने होंगे। वर्जन 0.3 में डबल रिबेट के बारे में सोचकर रणवीर बहुत खुश हुआ। जब प्रिया ने रणवीर को देखा तो उसने तुरंत कहा, बॉस, मेरा सुझाव है कि आप साइन बोर्ड बदल दें। ये साइन बोर्ड बहुत पुराना है और अंदर की सजावट भी बदल देना बेहतर होगा। ओह, ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आटा खा लेते हैं, रणवीर ने कहा। और मुझे लगता है कि ये बाहरी चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। मेरा मानना है कि हमारे कर्मचारी इसकी भरपाई कर सकते हैं, बशर्ते वे कड़ी मेहनत करते रहें। प्रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अभी अभी रणवीर के खातों की जांच की थी और पाया था कि रणवीर ने बिना किसी योजना के और सही जगहों पर पैसा खर्च नहीं किया था। इसलिए वह उसे याद दिलाना चाहती थी, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से मना कर दिया गया। इससे प्रिया को बहुत धक्का लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे रणवीर के अगले वाक्य ने चौंकाया। सभी लोग कृपया कल जल्दी काम पर आ जाएं। हम कल एक टीम निर्माण गतिविधि आयोजित करने वाले हैं। मैं कई दिनों से इस गतिविधि की तैयारी कर रही हूँ। किसी को भी किसी भी बहाने से भाग न लेने की अनुमति नहीं है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? रणवीर ने बिना किसी इनकार की गुंजाइश छोड़े कहा। वहां मौजूद सभी कर्मचारी स्तब्ध रह गए। स्कूल को खुले हुए अभी एक हफ्ते से भी कम समय हुआ है और वे पहले से ही एक टीम निर्माण गतिविधि आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। और हमने अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया है, फिर भी हम एक टीम निर्माण गतिविधि करना चाहते हैं। क्या हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? प्रिया की व्यावसायिकता बहुत मजबूत है। कुछ बातों से हम रणवीर के चरित्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस स्टो की जिंदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बहुत सी दिवालिया कंपनियों का नेतृत्व किया था, इसलिए उसने दिवालिया कंपनियों के मालिकों की कई कमियों का जिक्र किया। सच कहूं तो अब तुम में एक दिवालिया मालिक के सारे गुण मौजूद हैं, प्रिया ने रणवीर से कहा। सच में? रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि रणवीर स्टो को सजाने के लिए पैसे खर्च करे तो रणवीर ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार ये प्रोजेक्ट कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों का हिस्सा है और सिस्टम छूट नहीं देता। रणवीर छूट के बिना कुछ भी नहीं करेगा, और अब जब वह सिस्टम का मालिक है तो उसे अपने कर्मचारियों पर ढेर सारा पैसा खर्च करके ही छूट मिलती है। उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। आखिरकार प्रिया और शिला के साथ मुनाफा 90,000 रुपये प्रति माह है। अगर हिसाब लगाया जाए तो उसे हर महीने लगभग 140,000 रुपये की छूट मिल सकती है। वह दूसरे काम क्यों करेगा? हर महीने 20,000 रुपये का किराया काटने के बाद टर्नओवर का क्या होगा? हालांकि यह ज़्यादा नहीं है, फिर भी यह हज़ारों रुपये तो है ही। 140,000 या 150,000 रुपये प्रति माह कमाना कोई समस्या नहीं है। इसलिए रणवीर ने स्टो को सजाने के बारे में नहीं सोचा। अगर स्टो को सजाने से उसे उतना मुनाफा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या ये नुकसान नहीं होगा? इसके अलावा उसे प्रबंधन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह बस हर दिन अपनी व्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। आखिरकार व्यापार जगत एक युद्ध क्षेत्र की तरह है और कड़ी मेहनत करने पर भी अंत में पैसा नहीं कमाया जा सकता। यदि रणवीर के पास ये प्रणाली नहीं होती तो शायद उन्होंने जीवन में कभी भी व्यवसाय करने के बारे में नहीं सोचा होता, क्योंकि उनके पास इसके लिए दिमाग नहीं है। प्रिया ने ये सुनकर रणवीर को हैरानी से देखा। उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। टीम बनाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन घर सजाने के लिए नहीं। सुश्री जिया, कृपया ऐसी बातें न करें। मुझे तो लगता है कि कर्मचारी सजावट से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी हैं। कर्मचारी मेरे लिए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन क्या सजावट भी उतना ही कर सकती है? आखिरकार क्या ये कर्मचारियों पर ही निर्भर नहीं करता? तो क्या हुआ? मुझे हमेशा लगता है कि कर्मचारियों की खुशी बहुत ज़रूरी है। वैसे इन दिनों सब थके हुए हैं और अब आराम करने का समय है, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, कल आप सब फ्लैट जूते पहन लीजिएगा। हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं। पहले खाना खाएंगे और फिर मनोरंजन पार्क वगैरह जाएंगे। खैर, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। रणवीर के ये कहने के बाद उसने सबकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया और सीधे बाहर चला गया। प्रिया बिल्कुल अवाक रह गई। जब से वह अकाउंटिंग इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तब से लेकर अब तक कोई भी दिवालिया बॉस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन इसी दौरान रणवीर ने मुड़कर प्रिया को एक तरफ खींच लिया। रणवीर मुस्कुराया और बोला, मिस जिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन फॉर्चून 500 कंपनियों में आपने पहले काम किया था, वे अपने कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं देती हैं? जैसे ही प्रिया ने रणवीर की बात सुनी, वह समझ गई। रणवीर इन सुविधाओं के बारे में जानना चाहता था ताकि वह इनसे बच सके और इनकी जगह कुछ छोटे मोटे फायदे दे सके। क्योंकि उसने हिसाब किताब देखा तो पाया कि रणवीर हमेशा कर्मचारियों को 1 या 200 रुपये का इनाम देता था, लेकिन उन्हें मिलने वाले 3 बीमा और एक फंड बिल्कुल नहीं दिए जाते थे। 3 बीमा और एक फंड राज्य द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले सबसे बुनियादी फायदे हैं, लेकिन कई बॉस इनके लिए भुगतान नहीं करते और अपने कर्मचारियों के
साथ सिर्फ इंसान जैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, 3 सामाजिक बीमा और एक आवास निधि वगैरह, पेंशन बीमा। नए साल और दूसरे त्योहारों पर कुछ लॉटरी कार्यक्रम आयोजित करें और गायकों को भी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करें। प्रिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे कपड़ों के स्टोर के लिए ये सुविधाएं न मिलना स्वाभाविक है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे आसपास के लोगों के दिल में ये नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने आगे कहा, सिस्टम, क्या तुमने मेरी बात सुनी? ये सबसे बुनियादी सुविधाएं हैं। क्या मुझे अपने कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द इनका इंतजाम करना चाहिए? रणवीर ने जल्दी से सिस्टम से कहा। डिंग दी, मेजबान का अनुरोध वाजिब है और इसे मंजूर कर लिया गया है। रणवीर को फिर से चुप देखकर प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं उन्हें इसके बारे में कभी नहीं बताऊंगी और उनके विचार भी ऐसे नहीं हैं, इसलिए वे तुमसे ये नहीं मांगेंगे। सुश्री जिया, चलो मेरे लिए हिसाब लगाओ। क्या 100,000 रुपये सभी कर्मचारियों के लिए इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हैं? रणवीर ने उत्साह से कहा। इस बार प्रिया दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि रणवीर सबके लिए ये चीज़ें खरीदेगा। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि रणवीर इतनी जल्दी उसके मुंह पर तमाचा मार देगा। प्रिया ने प्रतिक्रिया देने में काफ़ी देर लगाई और फिर धीरे से रणवीर से कहा, आप ये इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि आप उनके लिए ये सुविधाएं खरीदना चाहती हैं, है ना? ज़रूर, क्या आपने अभी नहीं कहा था? ये कर्मचारियों के लिए सबसे बुनियादी लाभ है और राज्य भी इसकी मांग करता है। बेशक मुझे इसे सबके लिए खरीदना होगा। क्या कोई समस्या है? रणवीर ने संदेह से कहा। क्या कोई समस्या है? बिल्कुल कोई समस्या है। क्या आपको नहीं पता कि आप कैसी हैं? अगर आप इसी तरह चलती रहीं तो 2 महीने से भी कम समय में आप दिवालिया हो जाएंगी। मिस जिया, मैंने तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए पैसे दिए हैं। तुम्हें बस मेरे पैसों का प्रबंधन करना है, बाकी कामों के लिए। रणवीर ने प्रिया से कहा। ठीक है, ठीक है, मुझे तुम्हारे मामलों की परवाह नहीं करनी। खैर, जब तुम दिवालिया हो जाओगी तो यह मत कहना कि प्रिया ने तुम्हें पहले से नहीं बताया था। प्रिया ने हंसते हुए कहा, ओह सच में, कोई बात नहीं, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दिवालिया भी हो जाऊंगी तो भी मैं तुम्हें पैसे दूंगी। लो, 100,000 रुपये। जाओ और सभी 5 बीमा और सभी कर्मचारियों के लिए एक फंड खरीद लो। वैसे मैं सारा पैसा चुका दूंगा, इसलिए कर्मचारियों का वेतन मत काटो। रणवीर ने उदासीनता से कहा और फिर प्रिया के हाथ में एक बैंक कार्ड थमा दिया। प्रिया अवाक रह गया। पता चला कि उसने अभी जो कुछ कहा था वह उसने सुना ही नहीं था। लेकिन प्रिया ने विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, वास्तव में कुछ छोटी दुकानों में ऐसे नियम नहीं होते हैं जिनके तहत उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए 5 बीमा और एक फंड का भुगतान करना पड़ता है और उन्हें पूरी राशि खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। ओह सच में, तो फिर कर्मचारियों को एक निश्चित राशि देने की कोई ज़रूरत नहीं है? रणवीर ने पूछना जारी रखा। प्रिया ने फिर सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है। जहां तक इस चीज़ का सवाल है, ये पूरी तरह से बॉस की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य को इतनी सारी बातों की परवाह नहीं होगी। कुछ बातें बॉस और कर्मचारियों के बीच बातचीत से तय होती हैं। बस बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कर्मचारियों के लिए पूरी रकम खरीद लूँगा। जाओ और खरीद लो। तुम इतने दुखी क्यों हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगा, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर रणवीर खुशी खुशी वहां से चला गया। प्रिया वहीं हतप्रभ खड़ी रह गई। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे बॉस को कैसे मनाए जो पानी की तरह पैसा बहाता हो। आखिरकार प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि कपड़ों की दुकान के लिए इतना बड़ा मुनाफा कमाना नामुमकिन है। इस साल आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का असर दुकानों पर और भी ज़्यादा है। अगली सुबह जल्दी रणवीर ने डोंगचेंग शहर में सबसे आलीशान मर्सिडीज बेंज सेडान किराए पर ली, जिसकी कीमत उसे एकमुश्त 7,000 रुपये पड़ गई। ये रणवीर को मिलने वाली सबसे महंगी कार थी। रणवीर ने अपने कर्मचारियों को भी दुकान में जल्दी इंतज़ार करने के लिए कह दिया। जब सबने कार को दरवाजे पर खड़ी देखा तो दंग रह गए। आखिरकार सबको पता था कि ऐसी कार किराए पर लेने में कितना खर्च आएगा और वे रणवीर की कुल संपत्ति भी जानते थे। यहाँ तक कि सबने रणवीर को इतनी फिजूल खर्ची वाली टीम बिल्डिंग गतिविधियाँ आयोजित न करने की सलाह भी दी थी। अगर रणवीर ने 10 या 8 साल तक कोई टीम बिल्डिंग गतिविधियाँ आयोजित न भी की हों तो भी कोई शिकायत नहीं करेगा। आखिरकार वेतन इतना ज़्यादा था कि कोई कुछ नहीं कहता। जब प्रिया दुकान के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक नज़र में दरवाजे पर खड़ी लग्जरी कार देख ली। वह अवाक रणवीर को देखता रहा। यह आदमी हर चीज़ में अच्छा था, बस उसे पैसे बचाना नहीं आता था। रणवीर ने प्रिया को भी देखा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, तुमने अभी तक कर्मचारी लाभ क्यों नहीं खरीदे? इस मामले को जल्दी से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। इसके लिए कर्मचारियों को पहचान पत्र देना होगा और फिर कई चरणों की मंजूरी लेनी होगी। ये बहुत परेशानी भरा है, प्रिया ने जवाब दिया।
दरअसल यह मामला इतना परेशानी भरा नहीं है। आपको बस कर्मचारी के पहचान पत्र की एक प्रति संबंधित विभाग में ले जाकर निपटानी होगी। अनुमान है कि समस्या 1 घंटे में सुलझ सकती है। लेकिन प्रिया इस मामले को टालना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि रणवीर जल्द ही दिवालिया हो जाएगा और हर बॉस दिवालिया होने के बाद जागेगा। जब वह समय आएगा तो रणवीर को पैसे लौटाना निश्चित रूप से बहुत मददगार होगा। ठीक है, सब लोग वहां खड़े रहना बंद करो और गाड़ी में बैठो। मैंने सबके लिए एक स्वादिष्ट सुबह की चाय भी रख ली है। ये जुक्सियनलू में है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा। जुक्सियानलू में सुबह की चाय का ऑर्डर दिया। सबने हैरानी से रणवीर को देखा। वह ईस्ट सिटी का सबसे महंगा चाय रेस्टोरेंट था। इस पल हर कर्मचारी की आंखों में आंसू आ गए। पहले उन्होंने कभी जुक्सियानलू में सुबह की चाय के लिए जाने के बारे में सोचा भी नहीं था, सोचना तो दूर की बात थी। अब रणवीर की वजह से सभी जुक्सियानलू में सुबह की चाय के लिए जा पाए और सभी कृतज्ञता के आंसू बहा रहे थे। और वे रणवीर के लिए अपनी जान कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान झाओ फेयान थीं। कहा जा सकता है कि वही रणवीर को सबसे लंबे समय से जानती थीं और वे पहले डेस्कमेट हुआ करते थे। हाई स्कूल में रणवीर खुशकिस्मत थीं कि उन्होंने उनका नाश्ता नहीं छीना, नाश्ता तो दूर की बात थी। इस घटना का रणवीर पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि वह हमेशा मजाक में कहती थीं कि रणवीर एक कंजूस इंसान है। लेकिन रणवीर ने कभी परवाह नहीं की और उनका नाश्ता छीनना जारी रखा। अब ये देखकर कि जिस कंजूस आदमी की वह हमेशा शिकायत करती थी, वह असल में अपने कर्मचारियों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है, झाओ फेयान को पता था कि रणवीर ने अपने करियर की खातिर अपनी आदतें बदल ली होंगी, इसलिए उसे भी कड़ी मेहनत करनी होगी और रणवीर की दयालुता को व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। इसके बाद रणवीर ने सभी स्तब्ध लोगों को लग्जरी कार में धकेल दिया। तभी नीलिमा ने अपनी पैनी नज़रों से रणवीर के जूतों पर ध्यान दिया। जूतों के तले लगभग गिरने ही वाले थे और वे गंदे और फटे हुए थे। ये देखकर सभी दुखी हुए बिना नहीं रह सके। बॉस उन पर तो खूब पैसा खर्च करने को तैयार था, लेकिन अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीदने से हिचकिचा रहा था। फिर नीलिमा ने सभी से फुसफुसाते हुए कहा, देखो बॉस कितना किफ़ायती है, फिर भी वह हम पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार है। क्या हम सब मिलकर बॉस के लिए एक जोड़ी जूते खरीद लें? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।